Hello students, welcome to the destination classes. So बच्चों let's start with our first chapter of business study, that is nature and significance of management. First of all बच्चों we need to understand what is the meaning of significance. अगर significance की मैं बात करता हूँ तो बच्चों significance का meaning होता है importance. And what is the meaning of nature? Nature का मतलब होता है बच्चों character. Character किसका? Management का. तो nature and significance of management. Significance, importance, नेचर, कैरेक्टर किसका? मैनेजमेंट. यानी कि बेसिकली इस चैप्टर में हम इम्पॉर्टेंस क्या होती है मैनेजमेंट की ये हम डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर क्या होता है मैनेजमेंट का ये हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मैनेजमेंट. बच्चों अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो आप इसको ऐसे समझो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऑफिस या होटल में इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक पर्सन होता है जिसको हम कहते हैं मैनेजर. होता है ऐसा भाई, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, किसी होटल में चले जाओ, वहाँ एक पर्सन होता है जो उन चीज़ों को मैनेज करता है. जैसे होटल का मैनेजर होता है, ऑफिस में जनरल मैनेजर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल मैनेजर्स होते हैं और भी डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं. वो जो मैनेजर होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं? वो प्लानिंग करते हैं. प्लानिंग का मतलब कोई भी उस होटल, जैसे अगर एक होटल का मैनेजर है, कोई ऑफिस का मैनेजर है, उस ऑफिस को किस तरह से कैरी करना है, कोई भी काम किस तरह से करना है, एडवांस में उसकी एक प्लानिंग की जाती है. किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन रिसोर्सेज की नीड है, उनका अरेंजमेंट करता है. किस तरह का स्टाफ रखना है ये डिसाइड करता है. सुपरविज़न करता है भाई जो भी चीज़ें हो रही है प्रॉपर वे में हो रही है नहीं हो पा रही हैं. जो भी जैसे होटल है या कोई भी ऑफिस है उसकी जो फंक्शनिंग है प्रॉपर वे में हो रही है नहीं हो रही है, वो सुपरविज़न का काम किसका होता है बच्चों? वो भी मैनेजर का होता है. और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर कोई गलतियां होती है तो उसको रेक्टिफाई भी करता है. तो इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल वे में बताऊं कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज़ व्हाट अ मैनेजर डज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक मैनेजर बच्चों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उन चीज़ों को जो फंक्शंस परफॉर्म करता है या एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए मैनेजर जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है वो सभी चीज़ें क्या है? एक मैनेजमेंट है. तो in simple words what is the meaning of management? Management is what a manager does within the organization. कि एक मैनेजर के ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए जो भी टास्क परफॉर्म करता है वो सभी चीज़ों को आप क्या कहोगे? मैनेजमेंट. दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. बट अगर टेक्निकल वे में मैं बात करूं बच्चों, टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम others with the aim of achieving goals efficiently and effectively. What is management? Management is the process. First of all, one by one बच्चों पूरी डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ. मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस. तो पहले बात करते हैं कि किस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं. प्रोसेस का मतलब होता है बच्चों फंक्शंस विच द मैनेजर नीड्स टू परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस. कौन से प्रोसेस? प्रोसेस मीन्स बच्चों फंक्शंस विच द मैनेजर नीड्स टू परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे फंक्शंस जो मैनेजर को अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्म करने पड़ते हैं. अब वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं बच्चों? पहला फंक्शन आता है आपका, वो होता है प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी काम कैसे, क्यों, कब और कैसे करना है वो प्लानिंग होती है. प्लानिंग को अगर मैं शॉर्ट बोलूँ, थिंकिंग इन एडवांस. बच्चों ये जो भी फंक्शंस हैं मैनेजर के, ये सारे के सारे आप डिटेल में आगे स्टडी करोगे. एक्चुअली ये जो फंक्शंस हैं ये आपके चैप्टर्स हैं. प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन क्या होता है बच्चों? प्लानिंग. प्लानिंग को अगर मैं शॉर्ट आपको क्लैरिफाई करूं, थिंकिंग इन एडवांस, कि पहले से प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एज ए स्टूडेंट आप एक प्लानिंग करते हो. क्या प्लानिंग करते हो? कि मैं किस तरह से स्टडी करूंगा, किस तरह से अपनी स्टडी को अप्रोच करूंगा. 12th क्लास में आप स्टडी कर रहे हो, हर एक सब्जेक्ट को लेकर आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है. अगर मैं अभी जिस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, अगर मैं बिजनेस स्टडी की बात करता हूँ तो बिजनेस स्टडी को लेकर आपकी अप्रोच क्या होगी? किस तरह से मैं इसके चैप्टर की कंसेप्चुअल स्टडी करूँगा, फिर जो मेरी केस स्टडीज़ है उनको मैं कैसे प्रिपेयर करूँगा. तो वो सारी की सारी ये सब चीज़ें क्या होती है? प्लानिंग. तो प्लानिंग अगर मैं शॉर्ट बोलूँ तो प्लानिंग हम सभी करते हैं. मैं भी अपने प्रोफेशन में एज ए टीचर मैं भी प्लानिंग करता हूँ कि मुझे किस तरह से पढ़ाना है. जैसा मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको तो मैं अपनी स्लाइड्स बना रहा हूँ, तो स्लाइड्स बना के मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो सीधा वाइट बोर्ड पर थ्रू प्रोजेक्टर आपको अपनी क्लासेस देता हूँ. तो ऑफलाइन और ऑनलाइन सेटअप, जैसे मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन में आया बच्चों तो मुझे अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी. इनिशियली आपने देखा होगा, आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो आई यूज़ टू टीच इन द सेम वे आई यूज़ टू
टीच इन माई ऑफलाइन क्लासेस। तो मैंने ऑनलाइन सेटअप भी कुछ इसी तरह से पढ़ाना शुरू किया। पर तब मैंने देखा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एज ए टीचर ऑफलाइन क्लासेस में मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ, तो जो भी मेरी प्रेजेंटेशन होती है उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझने में, पढ़ने में, या कोई भी आपके माइंड में होता है, तो आप एग्जैक्टली आप मेरे से पूछ सकते हो। बट ऑनलाइन में दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक कि मैं हर टाइम आपके सामने अवेलेबल नहीं हूँ। अब जैसे मैं आपको अभी ये लेक्चर के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, राइट, बट दिस इज़ नॉट अ लाइव लेक्चर, दिस इज़ अ रिकॉर्डिंग लेक्चर। तो ऑनलाइन में सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे समझ में आई कि वो ये समझ में आई कि जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो मुझे बेस्ट पॉसिबल वे में आपके आगे रखनी होगी, ईजीएस्ट वे में, ताकि आपको जो भी चीज़ें दी जाएँ आप ईजीएस्ट वे में उसको समझ सको। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो फिर तो मैं अवेलेबल हुई आपके लिए। देन आई चेंज माई मैथड। दिस इज़ व्हाट प्लानिंग इज़। तो प्लानिंग बच्चों बेसिकली हम सभी करते हैं। इसी तरह से जो मैनेजर होता है वो भी एक सबसे पहला जो स्टेप होता है, उसका जो फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑफिस में, वो क्या होता है, दैट इज़ प्लानिंग। और अगर सिंपल वर्ड्स में मुझे बताना हो व्हाट इज़ प्लानिंग, इट मीन्स थिंकिंग इन एडवांस, कि पहले से ही किसी चीज़ के बारे में सोचना। नेक्स्ट फंक्शन आता है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है बच्चों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उनको अरेंज करना, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों उसके टारगेट को अचीव करने के लिए या टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है उनका अरेंजमेंट करना, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, यू कैन से दैट अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो आइए बच्चों आगे चलते हैं। तो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। व्हाट इज़ प्रोसेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसेस, फंक्शंस विच द मैनेजर नीड्स टू परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे फंक्शन जो मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चा, प्रोसेस। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है मैनेजर का, प्लानिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। सिंपल, अभी आप सिंपल वर्ड्स में समझो बच्चों, आगे ये चैप्टर सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे सारे फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ ए चैप्टर हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिन जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उनका अरेंजमेंट, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट आता है बच्चों स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है बच्चों कि राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए अपॉइंट करना। मैंने आपको कहा था मैनेजर का एक टास्क क्या होता है, स्टाफ क्रिएट करना, स्टाफ को जनरेट करना। अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन ऑन अ राइट जॉब, दैट इज़ स्टाफिंग। कि जो भी एज ए मैनेजर मैं किसी भी पर्सन को अगर कोई जॉब दे रहा हूँ तो आई हैव टू मेक श्योर दैट कि वो पर्सन उस जॉब के लिए एक राइट पर्सन है, वो डिज़र्व करता है उस जॉब को। तो अभी आप इतना समझो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है बच्चों, प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। सेकेंड फंक्शन क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड फंक्शन क्या होता है बच्चों, स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन। और फोर्थ फंक्शन क्या होता है बच्चों, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है एज ए मैनेजर क्या करता है, इंस्ट्रक्टिंग करता है, गाइड करता है, काउंसलिंग करता है, मोटिवेट करता है और बच्चों अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को शो करता है। तो डायरेक्टिंग का मतलब आप समझ सकते हो, किसी को डायरेक्ट करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना। आपने देखा होगा कभी हम होटल्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक मैनेजर होता है एज ए, वो बार बार अपने कस्टमर के पास मैनेजर आता है, कहता है सर डू यू हैव एनी इशू, कोई और चीज़, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आर यू सेटिस्फाइड विद द ऑल द फैसिलिटीज़ विच वी आर प्रोवाइडिंग यू। जो भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो, इफ़ यू हैव एनी इशू प्लीज़ टेल मी। तो वो क्या करता है, अगर कोई इशू होगा तो वो अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट करेगा, वो गाइड करेगा कि इस चीज़ को किस तरह से ठीक किया जाए, और काउंसलिंग करेगा कि आगे आने वाले टाइम में कोई इस तरह का इशू ना बने, और मोटिवेट करेगा उनको काम करने के लिए। और ये सारी चीज़ें क्या शो करती है बच्चों, उसकी लीडरशिप क्वालिटी। भाई एक लीडर ही तो ऐसा कर सकता है, एक मैनेजर भी एक लीडर का ही तो काम कर रहा है। भाई लीडर की सारी बातें सुनी जाती है, लीडर ही तो होता है जो आगे इंस्ट्रक्ट करता है, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट फंक्शन आता है कंट्रोलिंग।
अब कंट्रोलिंग क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने टारगेट होती है, एक सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, और उन जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स के लिए काम करती है। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है बच्चों, बेसिकली इन शॉर्ट में बोलूँ तो एक कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब कि जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं, जैसे अगर मैं आपके केस में कहूँ कि आप से आपका टारगेट है आई वांट टू अचीव मोर देन 95% मार्क्स इन 12th क्लास एग्जामिनेशन और मोर देन 90% मार्क्स। अब आफ्टर 3 और 4 मंथ्स आप कंपैरिजन करोगे कि 3 और 4 मंथ्स के बाद जो भी मेरी प्रिपरेशन है क्या वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं है, और अगर नहीं होगी तो आप कुछ ना कुछ चेंजेस करोगे। तो बच्चों यही काम मैनेजर का भी होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशंस का एनुअल टारगेट जो भी है, जैसे प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं, जैसे मान लो कोई एक फर्म है जिसमें किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन की जाती है, जैसे पेन की या मार्कर की प्रोडक्शन की जाती है। अब फर्म ने टारगेट रखा हो कि एक साल में हमें या इस महीने में हमें इतनी प्रोडक्शन करनी है। तो आफ्टर 10 डेज़ मैनेजर ने देखा कि भाई जितनी यूनिट्स की प्रोडक्शन चाहिए क्या उसके हिसाब से हमारी प्रोग्रेस अच्छी हो रही है या नहीं हो पा रही है। अगर वो प्रोग्रेस उस हिसाब से नहीं हो रही तो व्हाट द मैनेजर विल डू, तो वो अपने जो भी स्टाफ है उसको इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा और मोटिवेट करेगा कि वी आर नॉट डूइंग अप टू द स्टैंडर्ड, वी आर नॉट अप टू द मार्क। जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं हम उसके हिसाब से हमारी जो प्रोडक्शन है या प्रोग्रेस है नहीं हो पा रही है, वी नीड टू अप्लाई मोर एफर्ट्स। तो दैट इज़ बच्चों कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद टारगेट्स। फिर जो टारगेट्स आपने अपने सामने रखे हैं और जो एक्चुअल में आपकी परफॉर्मेंस है उसके गैप को देखते हुए किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। इफ़ वी आर ऑन द राइट, आर वी ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। अगर हम राइट ट्रैक पे देन फाइन, तो हमें इसी तरह से हार्डवर्क करते हुए आगे जाना है, और अगर कोई कमी है तो हमें उसे रेक्टिफाई करना है, ताकि हम जो एक गैप है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस का और जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं उसको हम फिल कर सके। सो दीज आर द बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस मीन्स द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर। Now which are the function which manager perform? First function is planning. What is the meaning of planning? That is thinking in advance. Then second function is organizing. What is the meaning of organizing? Arrangement of resources. बच्चों resources को arrange करना. Third is staffing. What is the meaning of staffing? Appointment of a right person on a right job. In short आप समझोगे appointment of a person. ये भी मैनेजर का ही काम होता है. फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग. जो मैनेजर होता है बच्चों वो इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, काउंसलिंग करता है, मोटिवेट करता है, मीन्स इन शॉर्ट अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एनहेंस करता है. एंड द लास्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली कंपैरिजन. कंपैरिजन किस चीज़ का? एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड और टारगेट्स. कि जो भी टारगेट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी परफॉर्मेंस है भी या नहीं हो पा रही है. अगर नहीं हो पा रही है वी नीड टू इम्प्रूव, राइट. सो बच्चों मैनेजमेंट इज द प्रोसेस. सो आई होप द वर्ड प्रोसेस नाउ क्लियर टू यू कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है. प्रोसेस मीन्स द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर. हाउ मैनी फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर? 5 फंक्शन. फर्स्ट वन इज प्लानिंग, second one is organizing, third one is staffing, fourth one is directing and fifth one is controlling. Now अब बच्चों यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स और दिखाई दे रहे हैं. one is efficiently and other is effectively. Now let's discuss these 2 words now. efficiency का मतलब होता है बच्चों to complete the task with the minimum cost. किसी भी टास्क को एक मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करना. to complete the task with the minimum cost. और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है बच्चों टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम. अब दोनों वर्ड्स पे बच्चों अगर आप इसको प्रोनाउंशिएट करो, इफ एफिशिएंसी तो किस पर फोकस आ रहा है बच्चों? सी पर. इफेक्टिव टी किस पर फोकस आ रहा है बच्चों? टी पर. तो एफिशिएंसी मीन्स मिनिमम कॉस्ट, इफेक्टिवनेस मीन्स टास्क ऑन टाइम. किसी भी टास्क को बच्चों मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट करना दैट इज़ एफिशिएंसी, और किसी भी टास्क को विद इन टाइम कंप्लीट करना दैट इज़ इफेक्टिवनेस. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल से मिस्टर ए गेट ऑर्डर ऑफ 1000 यूनिट. एक फर्म है, देयर इज़ अ पर्सन मिस्टर ए जिनकी एक फर्म है जिनको ऑर्डर मिला 1000 यूनिट का.
एंड दिस टास्क टू बी कंप्लीटेड इन 1 मंथ। और बच्चों ये जो टास्क है 1 मंथ में कंप्लीट करना है। नाउ 1000 यूनिट कंपनी प्रोड्यूस्ड इन 1 मंथ बट कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी मोर देन एक्सपेक्टेड। कंपनी ने बच्चों 1000 यूनिट को 1 मंथ में तो बना दिया, मीन्स विद इन टाइम बना दिया, लेकिन जितना उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट था उससे ज़्यादा कंपनी का क्या हो गया, खर्चा हो गया। नाउ इज ही एफिशिएंट एंड इफेक्टिव? तो क्या आप इस केस में मिस्टर ए को एफिशिएंट और इफेक्टिव कहोगे? नो। क्या आप ये कहोगे कि उनकी जो मिस्टर ए की फर्म में जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव है? अगर मैं इफेक्टिव की बात करूँ, यस, क्योंकि जो टास्क था वो विद इन टाइम हुआ है। आपका जो टास्क है बच्चों वो क्या हुआ है, विद इन टाइम हुआ है। और अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करता हूँ तो मैं यही कहूँगा कि टास्क विद इन टाइम हुआ तो इफेक्टिवनेस तो है। लेकिन अगर एफिशिएंसी की बात करते हो, जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट था उससे ज़्यादा उसमें क्या आ गया, खर्चा आ गया। जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट था उससे ज़्यादा बच्चों उसमें क्या आ गया, खर्चा आ गया, राइट। तो एफिशिएंसी का मतलब कि जो भी टास्क है अगर वो मिनिमम कॉस्ट में परफॉर्म होता है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है उसके अंदर अगर हम उसको कंप्लीट करते हैं, इट मीन्स मैनेजमेंट इज़ एफिशिएंट। लेकिन अगर वो विद इन दैट जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है उससे ज़्यादा अगर कंपनी का जो है, जो भी मैनेजमेंट का जो खर्चा आता है, इट मीन्स मैनेजमेंट इज़ नॉट एफिशिएंट। मैनेजमेंट एफिशिएंसी इज़ नॉट गुड। इफेक्टिवनेस का मतलब जितना भी टाइम है, जितना भी टाइम लिया गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको आगे एक केस स्टडी दिखाता हूँ बच्चों। दिस इज़ द केस स्टडी। केस स्टडी ये है बच्चों, देयर इज़ ए फ्लाईओवर। किसी भी एक कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को एक फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, हुज एस्टिमेटेड कॉस्ट इज ₹1000 करोड़, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है बच्चों, 1000 करोड़। एंड टाइम लिमिट इज़ 2 ईयर्स। तो टाइम लिमिट कितनी है बच्चों, 2 ईयर्स। टास्क इज कम्प्लीटेड विद इन द 2 ईयर्स। टास्क जो भी ये फ्लाईओवर का बनाने का दिया गया था ये 2 साल के अंदर कंप्लीट हो गया। विद इनकरिंग कॉस्ट, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, विद इनकरिंग कॉस्ट, INCURRING, विद इनकरिंग कॉस्ट ऑफ ₹1100 करोड़। डू मैनेजमेंट हियर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। इस तरह से बच्चों केस स्टडी आती है इस कॉन्सेप्ट पर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है क्या मैनेजमेंट यहाँ पे एफिशिएंट या इफेक्टिव है। अब बड़ा ध्यान से रिलैक्स होकर समझना है। अब आप मेन पॉइंट्स को देखो। टास्क इज कंप्लीटेड विद इन 2 ईयर्स। टाइम लिमिट भी बच्चों कितनी थी, 2 साल की थी। तो अगर मैं इफेक्टिव टाइम की बात करता हूँ तो इफेक्टिव तो है। विद इनकरिंग कॉस्ट ऑफ ₹1100 करोड़, और एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी बच्चों, 1000। भाई ये माना जा रहा था कि वो फ्लाईओवर की जो कंस्ट्रक्शन है वो 1000 करोड़ का उसका बजट था, लेकिन इसको बनाने में कितना पैसा लगा बच्चों, 1100 करोड़। तो क्या टास्क मिनिमम कॉस्ट में कवर हुआ है, नहीं। तो यहाँ पर आप ये कहोगे भाई मैनेजमेंट इफेक्टिव तो है लेकिन बच्चों एफिशिएंट नहीं है। मैनेजमेंट इज नॉट एफिशिएंट हियर बट येस मैनेजमेंट इज इफेक्टिव हियर बिकॉज द मैनेजमेंट कंप्लीट इट्स टास्क ऑन टाइम। मैनेजमेंट ने अपना टास्क टाइम पर कंप्लीट किया, देयरफॉर वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज इफेक्टिव हियर। बट मैनेजमेंट डू नॉट कंप्लीट द टास्क विद द मिनिमम कॉस्ट। भाई जो एस्टिमेशन कॉस्ट था उससे ज़्यादा मैनेजमेंट ने कॉस्ट को इनकर किया है। इट मीन्स मैनेजमेंट इज नॉट एफिशिएंट हियर, राइट। So management is the process. I hope the process is clear to you. Process means the functions performed by the manager. How many functions? 5 functions of getting things done from others with the aim of achieving goals. अब बच्चों समझते हैं goals क्या होता है। ये पहले एग्जाम में भी बच्चों आ चुका है। गोल मीन्स what the organization want to achieve. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों जो चीज़ अचीव करना चाहती है that is goal. Whatever the organization want to achieve that is goal, right. Now अब जो मैंने आपको बताया है वो मैं आपको नोट्स के थ्रू बता रहा हूँ बच्चों। प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज विच द मैनेजमेंट परफॉर्म फॉर गेटिंग थिंग्स डन। प्रोसेस क्या होते हैं बच्चों? ऐसे फंक्शंस होते हैं जो मैनेजमेंट परफॉर्म करती है चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस
विच द मैनेजर परफॉर्म्स कंटिन्यूसली और वी कैन से इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों? इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस विच द मैनेजर परफॉर्म्स कंटिन्यूसली, जो मैनेजर कंटिन्यूसली परफॉर्म करता है। वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ। दीज फंक्शंस आर प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling. So I hope the concept of process is clear to you now. Then we studied about efficiency. What is efficiency? It means doing the right task with minimum resources. किसी भी टास्क को बच्चों मिनिमम रिसोर्सेज से कंप्लीट करना, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स मिनिमम कॉस्ट। द मेन एम ऑफ एवरी इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू मेंटेन द एफिशिएंसी। भाई किसी भी इंडिविजुअल का जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका मेन एम क्या होना चाहिए कि जो भी वो काम करे वो मिनिमल कॉस्ट उसकी आखिरी में ख़त्म करे। जैसे अगर दैट इज़ टू कंप्लीट द टास्क विद द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड। भाई जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन्हीं रिसोर्सेज के थ्रू उस टास्क को कंप्लीट करना। फॉर एग्जाम्पल इफ द पॉलिसी ऑफ द कंपनी अलाउज एक्सपेंडिचर ऑफ 2% फॉर टेकिंग सेल्स। एक एग्जाम्पल दिया हुआ बच्चों, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल ये है बच्चों मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो भी मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू एग्जाम्पल्स दूंगा वो सारे आपके करंट एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे गूगल से रिलेटेड या पेटीएम से रिलेटेड इस तरह के एग्जाम्पल्स होंगे, जिससे कि आपको समझना भी क्या हो आपके लिए ईजियर हो। और मैक्सिमम जो भी चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा मेरी कोशिश यही रहेगी उसके साथ आपको एग्जाम्पल्स या केस स्टडी साथ साथ में करवाई जाए। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको एक रिवीजन टूर प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपके असाइनमेंट्स की तरह होगा। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होगा आपको कंप्लीटली एक रिवीजन टूर दिया जाएगा। ये जो मैं आपको चैप्टर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चैप्टर से आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैं शुरू से ही कहता हूँ कि हैंड रिटन नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ब्लैक शेड में जो पॉइंट्स होते हैं ये आपको खुद अपने नोट्स बनाने हैं। जैसे मैंने अभी आपको फंक्शंस के बारे में बताया, शॉर्ट में बताया कि प्लानिंग क्या होता है, ये सारे नोट्स आपको अपने हैंड रिटन खुद बनाने हैं। उसके बाद वंस द चैप्टर कंप्लीटेड आपको एक रिवीजन टूर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें उस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स होंगे वो सारे उसमें एनालिसिस होगा। मीन्स उसके बाद जब भी आप चैप्टर का रिवीजन करोगे, चैप्टर को प्रिपेयर करोगे तो आपको रिवीजन टूर पढ़ना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा जो मेरे खुद के पर्सनल नोट्स होंगे, और हर चैप्टर की कंप्लीट केस स्टडी मैं चैप्टर वाइज आपको साथ साथ में करवाऊँगा। जैसे कि चैप्टर ख़त्म होगा तो इसके चैप्टर के जो भी केस स्टडीज़ होंगी पूरे चैप्टर की वो अलग से आपको मैं असाइनमेंट्स की तरह करवाऊँगा। राइट, वो आपको जैसे जैसे कंप्लीशन होता जाएगा आपको पता लगता जाएगा कि मैं क्या मेरी स्ट्रैटेजी है। भाई जो मेन फोकस है हमारा वो क्या है, अब केस स्टडी। ठीक है, एक चैप्टर हुआ, एक कंसेप्ट हुआ, साथ में केस स्टडी, उसके साथ मैं आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। लेकिन मेरे समझाने से आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी बच्चों, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। वो प्रैक्टिस जो होगी केस स्टडीज़ की वो आपको अलग हर चैप्टर की डिफरेंट मैं आपको करवाऊँगा। राइट, और एक आपको मिलेगा बच्चों कम्प्लीटली रिवीजन टूर जो कि पूरे चैप्टर की एक समरी होगी। एक मैं आपको अपना पर्सनली हैंड रिटन क्विक रिवीजन करवाऊंगा जो मैं स्लाइड्स के थ्रू करवाऊंगा। क्विक रिवीजन का मतलब किस तरह से इन चीज़ों को माइंड में रखना है। और थर्ड थिंग जो आपकी होगी हर चैप्टर के बाद वो क्या होगी आपकी केस स्टडीज़। राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ द पॉलिसी ऑफ द कंपनी अलाउज एक्सपेंडिचर ऑफ 2% फॉर टेकिंग सेल्स ऑर्डर। पॉलिसी ये है बच्चों कि अगर आप सेल्स का ऑर्डर लेते हो तो उसमें आप मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकते हो उस ऑर्डर का, 2%। एंड द सेल्स पर्सन कलेक्टेड द ऑर्डर ऑफ ₹5 लाख। एक सेल्स पर्सन ने एक 5 लाख का ऑर्डर कलेक्ट किया, लेकिन उस 5 लाख के ऑर्डर को कलेक्ट करने के लिए उसका खर्चा कितना हुआ है, 30,000। अब 30,000 बच्चों 5 लाख का 6% है, और कंपनी जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही थी कि आप कितना खर्च कर सकते हो, दैट इज़ ओनली 2%। देन सच सेल्स पर्सन इज़ नॉट एफिशिएंट। तो बच्चों जो रिसोर्सेज कंपनी ने प्रोवाइड किए थे, कंपनी अलाउइंग एक्सपेंडिचर ऑफ 2% ऑन द सेल्स ऑर्डर, but as a sales person this particular person spending 30,000, that is 6% of the sales order. Would you say now this sales person is efficient? Would you say that this sales person is not efficient? No. एफिशिएंट का मतलब क्या था बच्चों कि जो भी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसी रिसोर्सेज के थ्रू आपको अपना टास्क कंप्लीट करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इफ बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज सच एज मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, लेबर्स एक्सेट्रा,
more benefits are derived, then it means efficiency has increased and vice versa. भाई अगर कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आती है तो ऑब्वियसली जो एफिशिएंसी है बच्चों वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है. आई होप नाउ एफिशिएंसी क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आपका बहुत अच्छे से समझ में आ गया. प्रोसेस मीन्स प्रोसेस आर द फंक्शंस परफॉर्म बाय द मैनेजर. हाउ मैनी फंक्शंस, 5 फंक्शंस. विच आर दोज फंक्शन, फर्स्ट वन इज प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस. सेकेंड वन इज व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. थर्ड वन इज व्हाट, स्टाफिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन ऑन राइट जॉब. फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग में क्या होता है बच्चों, इंस्ट्रक्टिंग होता है, मोटिवेटिंग होता है, काउंसलिंग होता है, लीडरशिप क्वालिटी को शो किया जाता है. फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग, कंपैरिजन द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द टारगेट. देन एफिशिएंसी, टू कंप्लीट द टास्क विद द मिनिमम कॉस्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज इफेक्टिवनेस. नेक्स्ट वन क्या होता है बच्चों, इफेक्टिवनेस होता है. नाउ व्हाट इज इफेक्टिवनेस, इट मीन्स डूइंग द राइट टास्क ऑन टाइम. किसी भी टास्क को टाइम पर कंप्लीट करना, यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बच्चों. इफ़ द टारगेट जॉब इज कंप्लीटेड बाय द इंडिविजुअल विद इन द टाइम फ्रेम अलाउड, सच इंडिविजुअल इज सेड टू बी इफेक्टिव. बच्चों यहाँ पे वही करंट एग्जाम्पल डोमिनोज के ऊपर लिया गया है. आपको पता है डोमिनोज का कंडीशंस होती है कि अगर जो भी ऑर्डर 30 मिनट्स में आप तक नहीं आएगा तो वो ऑर्डर आपको फ्री में दिया जाएगा, होता है. अब बच्चों अगर वो इफ़ेक्टिव ना हो तो वो तो फ्री में पिज़्ज़ा बांटते रहेंगे, यही होगा ना. तो इस तरह से क्या वो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव है, नो. डोमिनोज प्रोमिसेस द डिलीवरी ऑफ पिज़्ज़ा विद इन 30 मिनट्स. डोमिनोज ये प्रॉमिस करता है कि वो पिज़्ज़ा की डिलीवरी विद इन द 30 मिनट्स करेगा. नाउ इन दिस केस इफ द डोमिनोज इज डिलीवरिंग द सेम विद इन द टाइम अलाउड, इफेक्टिवनेस हैज़ बीन मेंटेन. तो अगर वो 30 मिनट्स में जो भी उनकी कमिटमेंट है उसको कर रहे हैं, यानी कि पिज़्ज़ा की डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स लोगों तक जा रही है, कस्टमर तक जा रही है, it means they are showing the effectiveness, their management is effective. So I hope now 3 words have been clear to you. First one is process, second one is efficiency to complete the task with the minimum cost, and third one is effectiveness to complete the task on time. चलिए आगे चलते हैं. now बच्चों next concept is characteristics of management. next concept क्या होता है बच्चों, characteristics of management. और फर्स्ट कंसेप्ट आता है बच्चों आपका गोल ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, गोल ओरिएंटेड मीन्स वर्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू, किसी भी मैनेजमेंट का बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करती है. मीन्स द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल. गोल का मतलब क्या होता है बच्चों, व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव. मैंने आपको यही बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. अब इसको बच्चों इस वर्ड से रिलेट करके तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गोल. अगर मैं गोल की बात करता हूँ तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गोल. अभी मैंने आपको बताया था गोल मीन्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव. ओरिएंटेड यानी कि मैनेजमेंट होनी चाहिए गोल ओरिएंटेड. मीन्स मैनेजमेंट किस तरह की होनी चाहिए कि वर्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल. फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ रिलायंस जियो का. अब जो मुकेश अंबानी ने जब ये लॉन्च किया था रिलायंस जियो, तो इसके पीछे उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी रिलायंस का क्या गोल था, उनका गोल यही था ना कि दे वांट टू अचीव होल टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री टू गेट लार्जेस्ट मार्केट शेयर. कि जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है बच्चों इसमें से लार्जेस्ट मार्केट शेयर को लेना, मतलब डोमिनेट करना. तो यही बच्चों गोल. अब तो मैनेजमेंट का काम क्या है कि उस चीज़ को, उस गोल को अचीव करना. तो मैनेजमेंट जो भी काम करेगी, आपने देखा होगा कि भाई फ्री में नेट प्रोवाइड किया गया, तो ये सारी क्या थी, एक मैनेजमेंट ट्रिक्स थी कि इस गोल को हम किस तरह से अचीव किया जाता है. भाई पहले तो जियो कोई भी यूज़ नहीं करता था, आपके और मैं हम क्या यूज़ करते थे, एयरटेल, वोडाफोन, हम इन सभी चीज़ों का ही हमें पता था. सडनली जियो आया और उन्होंने मैनेजमेंट की क्या स्ट्रैटेजी थी, उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि फ्री में कस्टमर को नेट प्रोवाइड करवाया जाए. कस्टमर ने नेट यूज़ करना शुरू किया, वो यूज़ टू होने लगे. फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना, जब उनका एक लार्जेस्ट मार्केट शेयर बनना शुरू हो गया या बन गया, तो उन्होंने अपने रेट्स फिर मार्केट में आगे किए. तो ये क्या होता है बच्चों, दिस इज़ मैनेजमेंट, दिस इज़ द स्ट्रैटेजी, दिस इज़ द कॉल्ड एज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी. प्लानिंग. अब जो भी ये मार्केट शेयर, लार्जेस्ट मार्केट शेयर वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में अपना रखना चाहते थे, उसके लिए प्लानिंग क्या, कहाँ से शुरू हुई, पहले से शुरू हुई थी ना, कि किस तरह से हम अप्रोच करेंगे. तो इनिशियल अप्रोच क्या थी कि जो भी हमारे कस्टमर होंगे पहले उन्हें फ्री डाटा, फ्री टेलीकॉलिंग प्रोवाइड की जाएगी. तो आइए बच्चों फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं. मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मीन्स
एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सम गोल्स विच आर द बेसिक रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है बच्चों, किसी ना किसी गोल को लेके ही काम कर रही होती है, ऐसे तो कोई भी नहीं बैठा होता। फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ रिलायंस जियो इज़ टू कैप्चर द टेलीकॉम इंडस्ट्री बाय ऑफरिंग द लो वैल्यू डाटा पैक्स। यही इनका गोल था कि जो भी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है बच्चों, उसको क्या करना है, कैप्चर करना है। उसको क्या करना है, कैप्चर करना है बाय प्रोवाइडिंग फ्री वॉइस कॉल्स एंड SMS सर्विसेज एटसेट्रा। द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू अचीव द गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो पर्पस क्या होता है कि जो भी गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको एफिशिएंटली अचीव करना और इफेक्टिवली, एफिशिएंटली विद द मिनिमम कॉस्ट, इफेक्टिवली ऑन टाइम, राइट। द गोल शुड बी क्लियर एंड सिंपली स्टेटेड टू ईच मेंबर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। भाई जो भी इंडिविजुअल्स उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि गोल क्या है, तो मैं किस तरह से काम करूँगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, द गोल शुड बी क्लियर एंड सिंपली स्टेटेड टू द ईच मेंबर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में बच्चों, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज गोल ओरिएंटेड। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू नाउ। Now the second characteristics of management is group activity. Second characteristics of management क्या होता है बच्चों, group activity. Management is a group activity. बच्चों उसको आप ऐसे समझो, individual has different motive to join organization. भाई कोई भी इंडिविजुअल बच्चों ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसका क्या होता है, डिफरेंट मोटिव होता है। लाइक किसी इंडिविजुअल का जो मोटिव होता है बच्चों, वो क्या होता है, सैलरी मोटिव। किसी इंडिविजुअल का मोटिव होता है प्रमोशन मोटिव, कि मुझे प्रमोशन लेना है। या किसी का जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि भाई मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आया हूँ, कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस चाहिए। मीन्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट मोटिव, लाइक सैलरी मोटिव, प्रमोशन मोटिव और एक्सपीरियंस। लेकिन कैन आई से दैट बट ऑल दिस इंडिविजुअल्स वर्क फॉर कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। लेकिन बच्चों काम तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं। जैसे अभी मैं रिलायंस जियो का ही एग्जांपल ले लूँ तो उसमें डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, काम कर रहे हैं, और हर एक का अपना एक पर्सनल मोटिव है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। कोई रिलायंस जियो में जो काम कर रहा है उसका सैलरी मोटिव होगा कि यहाँ सैलरी अच्छी मिलती है, किसी का होगा प्रमोशन मोटिव कि यहाँ प्रमोशन अच्छा मिलता है, किसी का होगा कि अगर रिलायंस जियो का मेरे पास एक्सपीरियंस होगा तो आगे जो मैं किसी भी फर्म में ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगा तो मुझे बहुत अच्छी लीड मिलेगी। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स देयर पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन माइट बी डिफरेंट, राइट। कि उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया उसके पीछे जो उनका पर्पस है वो डिफरेंट है, बट अल्टीमेट एम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इज वन। कैन आई से दैट देयर पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन माइट बी डिफरेंट। भाई किसी का जो पर्पस है वो क्या है, सैलरी मोटिव, किसी का पर्पस है बच्चों प्रमोशन मोटिव, और किसी का जो पर्पस है वो क्या है, टू गेट एक्सपीरियंस। लेकिन अल्टीमेटली जो उनका गोल है वो है क्या, सभी का एज ए ग्रुप हमारा जो गोल होगा वो क्या होगा, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है हम सब उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ड्यूरिंग दैट जब हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को लेके काम करते हैं तो हमारे इंडिविजुअल गोल्स जो अपने आप ही फुलफिल होना शुरू हो जाते हैं, राइट। चलिए बच्चों नेक्स्ट समझते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी मीन्स मैनेजमेंट इज नॉट अ वन मैन शो। बहुत अच्छी लाइन अगर आप एग्जाम्स में लिख सको तो, management is not a one man show, it's a group activity and every individual working in the organization fully knows his responsibilities। कि बच्चों जो भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता होता है, एंड ड्यूटीज़ विच ही और शी इज़ एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट विद इन द टाइम फ्रेम अलॉटेड। भाई जो भी हमें काम दिया जाता है, जैसे से मैं अपनी कंपनी में एक परचेज मैनेजर हूँ, कोई मार्केट मैनेजर, कोई फाइनेंशियल मैनेजर है, कोई डिपार्टमेंटल मैनेजर है, तो सभी को पता है ना कि यहाँ के परचेज मैनेजर को पता है उसका क्या काम है, फाइनेंशियल मैनेजर को पता है उसको फाइनेंस पर फोकस करना, तो उसको पता है कि मेरा क्या टास्क है। तो हर एक को एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि इस टाइम फ्रेम में आपको ये अपना टास्क कंप्लीट करना है, और ये सभी को पता भी होता है, राइट। नाउ एवरी इंडिविजुअल जॉइन्स द ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट एंड मल्टीपल नीड्स। भाई कोई भी इंडिविजुअल जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, मैंने अभी बताया सभी की नीड्स क्या होती है बच्चों, डिफरेंट होती है। ऑल्सो नोन एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैंने अभी बताया बच्चों किसी का हो सकता है जो मोटिव हो सैलरी मोटिव हो, किसी का ऑब्जेक्टिव क्या है प्रमोशन लेना, किसी का क्या एक्सपीरियंस लेना, बट वर्क टूवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। बट एट लास्ट जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को लेके हमारा काम हो रहा है,
हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है एज ए ग्रुप. In other words, to provide best services in organizational interest is the prime responsibility of every individual associated with the organizations. Right? Now next आता है बच्चों मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. इसका भी बच्चों मैं आपको पहले बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूँ. बच्चों आप कभी एयरटेल के ऑफिस में गए होंगे या कभी आइडिया के या वोडाफोन के ऑफिस में गए होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है. बहुत अच्छा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर एयर कंडीशनर रूम होते हैं, आपको वहाँ बिठाया जाता है, आपको एक प्रॉपर कूपन दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको सर किस चीज़ को लेके आप यहाँ पर आए हो, आपकी क्वेरी ली जाती है, आपको कंप्लेन फॉर्म दिया जाता है, जो भी है. बहुत बहुत प्रॉपर वे में आप सभी चीज़ों को देखते हो और फील करते हो कि यहाँ पर बहुत अच्छा सेटअप है. अब यही आप अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ तो कम से कम 1 घंटा तो आपको यही पूछते हुए हो जाएगा कि जो मेरी कंप्लेन है वो किस काउंटर में जाके फुलफ़िल होगी, कि भैया इस कंप्लेन को लेके मैं इस काउंटर में जाऊँ. अब बैंक में चले जाओ या किसी भी इस तरह से चले जाओ, भाई मुझे ये काम करवाना है, मैं कहाँ जाऊँ. कोई कहेगा भी वहाँ जाओ, कोई कहेगा भी बी पर्सन के पास जाओ, कोई कहता है सी पर्सन के पास जाओ. तो इंटेंजिबल का मतलब क्या है बच्चों? अब जो मैं बात कर रहा हूँ भैया, प्राइवेट ऑफिस में जाओ और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो वहाँ का जो उनकी सर्विसेज होती है वो टच नहीं की जाती है, वो आप फील करते हो. यू रियलाइज दैट कि यार यहाँ का सेटअप बहुत अच्छा है. से मैं किसी प्राइवेट ऑफिस में गया, एयरटेल के ऑफिस में गया और वहाँ जाके जिस तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया, पहले तो वो सॉरी बोलेंगे, सॉरी सर आपको ये प्रॉब्लम आई है, वी फील सॉरी फॉर दैट, और विद इन द 2 और 1 डे, विद इन द 24 आवर्स योर प्रॉब्लम विल बी रेक्टिफाइड. राइट? तो बहुत प्यार से आप हम्बली आपसे बात की जाएगी और आपकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा, जो भी आपके ग्रीवेंसीज है उसको सुना जाएगा, उसको रेक्टिफाई भी किया जाएगा. यू विल फील दैट सर्विस. वो जो मैनेजमेंट होगी आप उसको, ये मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या है? अकाउंट्स में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ, इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट विच कैन नॉट बी सीन एंड टच. तो बच्चों मैनेजमेंट भी इसी तरह से, आप मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो मैनेजमेंट को हम फील करते हैं. आप किसी होटल्स में जाते हैं, बहुत अच्छी आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, बहुत अच्छा उनका रूम सर्विस बहुत अच्छी होती है, या जो उनका शेफ़ होता है, जो खाना होता है, जो शेफ़ होता है उनका, वो खाना बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है. तो यू फील दैट सर्विस, द वे जो उनका स्टाफ आपसे कम्युनिकेट करता है, जो भी चीज़ आप मांगते हो उसकी जिस भी आप में, वो आपकी सर्विस को, जो आपकी डिमांड है वो पूरी की जाती है. यू फील दैट. राइट? तो यही बच्चों, दैट्स व्हाट इट मीन्स. मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. तो आइए समझते हैं. मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच और सीन. मैनेजमेंट को ना बच्चों हम टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी ऑब्जर्व. लेकिन इसकी प्रेजेंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एज पर टारगेट्स, तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव्स है अगर वो अचीव हो जाता है, मीन सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स. बच्चों स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है, पहले मैं ये क्लियर करता हूँ. स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? हूसोएवर आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस. मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बच्चों सिर्फ एक कस्टमर नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बात होती है स्टेक होल्डर की. स्टेक होल्डर मीन्स हूसोएवर आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज़ जो इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्रेडिटर्स जिनको ऑर्गेनाइजेशन से जिनसे पैसा लिया हुआ है, डेटर्स जिनसे पैसा लेना है, गवर्नमेंट भी किसी का ना किसी वे में ऑर्गेनाइजेशन के टच में होती है, चाहे उसको टैक्स देना है या सब्सिडीज़ लेनी है, और कस्टमर. तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ एक अच्छी मैनेजमेंट कस्टमर को लेके नहीं होती है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है कि उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं दे मस्ट बी सेटिस्फाइड थ्रू द मैनेजमेंट. दे मस्ट बी सेटिस्फाइड थ्रू द मैनेजमेंट. राइट? तो सेटिस्फैक्शन ऑफ स्टेक होल्डर इज द गाइडिंग फोर्स ऑफ गुड मैनेजमेंट. फॉर दिस पर्पज द डिसीजन मेकिंग ऑफ मैनेजर should be in the light of objective to be achieved. Secondly, implementation of such decision should target both efficiency and effectiveness. ये तो आपको पता हर जगह ही आएगा बच्चों. एक अच्छी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो भी काम किया जाए वो एफिशिएंटली किया जाए और इफेक्टिवली किया जाए. द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज हियर व्हाट? स्टेक होल्डर. मैं फिर से बताता हूँ स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है बच्चों. हूसोएवर आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उस बिजनेस में इंटरेस्टेड है. जैसे आपको याद होगा आपने इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स का केस पढ़ा था अकाउंटेंसी में, उसी तरह से बच्चों आप कह सकते हो स्टेक होल्डर्स. वो जो इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो यहाँ पर बिजनेस स्टडी में उनको कहा जा रहा है स्टेक होल्डर्स. तो किसी ना किसी वे में जो उनका इंटरेस्ट है उस बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से, वो स्टेक होल्डर है. तो एक अच्छी मैनेजमेंट का क्या टास्क होता है कि अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाइड करना. राइट?
नेक्स्ट आता है बच्चों मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है, आप ऐसे समझो बच्चों, मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। तो मैनेजमेंट की बच्चों जो रिक्वायरमेंट है वो हर लेवल पर होती है। लेवल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल का मतलब, जो टॉप लेवल होता है बच्चों पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके प्लानिंग करता है। जो मिडल लेवल होता है बच्चों वो प्लानिंग करता है अपने डिपार्टमेंट की। मिडल लेवल का मतलब जैसे कि अगर मान लो मैं जनरल मैनेजर हूँ तो मैं आता हूँ टॉप लेवल पे, तो एक एज ए जनरल मैनेजर मुझे इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके प्लानिंग करनी है। टॉप लेवल के बाद आता है बच्चों मिडल लेवल, वहाँ भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मिडल लेवल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट्स होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स होता है। तो हर एक डिपार्टमेंट्स को अपनी मैनेजमेंट देखनी होती है, हर एक डिपार्टमेंट्स को एक मैनेजमेंट करनी होती है। उसके बाद आता है बच्चों लोअर लेवल। लोअर लेवल को भी मैनेजमेंट करनी पड़ती है फॉर डे टू डे प्लानिंग। तो मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव का मतलब कि हर लेवल पर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन बिकॉज इट इज़ अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज़। साइज़ का मतलब स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है या ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पस प्रॉफिट अर्निंग और नॉट फॉर प्रॉफिट। भाई एनपीओ भी है, एनपीओ आपने अकाउंटेंसी में भी एक चैप्टर पढ़ा है। एनपीओ क्या होते हैं? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के मोटिव से काम नहीं करते। पर क्या वहाँ मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है? वहाँ भी बच्चों मैनेजमेंट इस परवेसिव का मतलब हर जगह हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। एंड इन ऑल लेवल्स, ऑल लेवल्स का मतलब टॉप लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। फॉर एग्जाम्पल लोअर लेवल डज डे टू डे प्लानिंग, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। मिडल लेवल डज डिपार्टमेंटल प्लानिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं बच्चों। एंड टॉप लेवल डज ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके प्लानिंग कौन करता है? टॉप लेवल, उसके लिए भी एक मैनेजमेंट चाहिए। मिडल लेवल अपने डिपार्टमेंट्स को लेके प्लानिंग करता है, तो वहाँ भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। और जो लोअर लेवल होता है बच्चों वो डे टू डे प्लानिंग करता है और उसके लिए भी एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब हर जगह मैनेजमेंट होती है। नेक्स्ट आता है बच्चों मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी विथ 3 मेन डायमेंशन। वो जो 3 मेन डायमेंशन में फर्स्ट डायमेंशन होती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क को बच्चों अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं तो आप इसको ऐसे समझो, कौन सा काम किस वक्त पर करना है, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बिजनेस है, वो मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है, ऑफिस खुल जाता है मॉर्निंग में। अब सडनली जो ऑफिस स्टार्ट होता है मान लो एट 9 AM, राइट, इन द मॉर्निंग टाइम। और जो ऑफिस में साफ़ सफाई का काम हो रहा है, जो भी उसमें मेड वगैरह जो भी है, जो भी साफ़ सफाई का जो काम है वो शाम को 5 बजे हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा? क्या मैनेजमेंट ऑफ वर्क है? नहीं। कौन सा काम किस वक्त पर होना है? सफाई का काम सुबह 9 बजे से पहले होना चाहिए था, ऑफिस स्टार्ट होने से पहले। लेकिन अगर वो सफाई का काम ऑफिस के बंद होने के टाइम पर या जब ऑफिस फिनिश होने वाला, ऑफिस की टाइमिंग कंप्लीट होने वाली, उस टाइम पर किया जा रहा है, तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज़ नॉट देयर। क्योंकि जो काम जिस टाइम पर होना चाहिए उसको उसी टाइम पर करना होता है, तभी वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है। तो आइए समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क एम्स टू मैनेज द वर्क। जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क है वो किस चीज़ पर एम करते हैं कि काम को किस तरह से मैनेज करना है, दैट इज़ विच वर्क टू बी परफॉर्म्ड एट वर्क टाइम। तो बच्चों इसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने मेंशन करने हैं, अपने नोट्स में लिखने हैं कि कौन सा काम किस टाइम पे उसको परफॉर्म करना है, कौन सा काम किस वक्त पर करना है। फॉर एग्जाम्पल whenever a company decide to launch the product, following activities are performed in order। भाई जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने का डिसाइड करती है तो क्या होता है? मार्केट सर्वे टू नो द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। तो सबसे पहले देखा जाता है कि मार्केट में जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है। जैसे कि मान लो मैं कोई फ़ोन को लॉन्च करना चाहता हूँ, तो आजकल आपने देखा जैसे ओप्पो का फ़ोन आया था बच्चों, तो ओप्पो ने जब मार्केट सर्वे किया होगा तो उसने ये देखा होगा कि भाई जो कंज्यूमर्स हैं वो कैमरे में क्या चाहते हैं, वो फ़ोन में वो मोबाइल में क्या चाहते हैं, वो फ़ोन में क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कैमरे की क्वालिटी अच्छी हो। तो आपने देखा होगा बच्चों ओप्पो ने कैमरे पर ही फोकस रखा है। ओप्पो की फ़ोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो बाकी के फ़ोन से सुपीरियर होती है। तो ये होता है बच्चों मार्केट सर्वे करना। डेवलपिंग प्रोडक्ट, फिर जो उन्होंने सर्वे किया कि कंज्यूमर की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उस प्रोडक्ट को डेवलप किया, यानी कि उस मोबाइल को डेवलप किया।
एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट एंड सो ऑन, फिर उसके बाद उसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है। तो ये बच्चों किस टाइम पर किस काम, सबसे पहले क्या काम करना था, क्या काम किया गया, सर्वे किया गया, देखा गया कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। फिर क्या काम किया गया बच्चों कि इस प्रोडक्ट को उसके अकॉर्डिंगली जैसे लोग चाहते हैं वैसे उस प्रोडक्ट को डेवलप किया गया। फिर लोगों को एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताया गया कि जैसा प्रोडक्ट आप चाहते हो वैसा ही प्रोडक्ट हमने तैयार किया। दैट इज़ बच्चों मैनेजमेंट ऑफ वर्क, राइट। नेक्स्ट आता है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मैंने आपको ये बताया था, एक मैनेजर का एक फंक्शन होता है बच्चों स्टाफिंग। क्या बताया था बच्चों, मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है स्टाफिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट फंक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, राइट। इट मीन्स मैनेजमेंट जिस भी पर्सन को अपॉइंट कर रहा है वो उसको एक अथॉरिटी देता है, मानते हो, अथॉरिटी दी जाती है। और उस पर्सन को अथॉरिटी देने का मतलब है कि भाई ये जो काम आपको दिया जा रहा है अब इसकी आंसरेबिलिटी आप ही की होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, राइट। इट मीन्स टू होम गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कि कौन सा काम कौन करेगा। आप इन शॉर्ट इसको ऐसे समझो, मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब कि किस काम को किस पर्सन से करवाना है, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। आइए बच्चों समझते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल इम्प्लाइज मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज़ टू अलॉट अथॉरिटीज़, अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। भाई मैंने आपको कोई अथॉरिटी दे को काम दिया, मुझे रिपोर्ट करोगे कि सर आपने जो टास्क दिया था मैंने इस तरह से इसको कंप्लीट कर दिया है। इट ऑल्सो इंक्लूड दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑप्टिमली स्टाफ्ड। ऑप्टिमली स्टाफ का मतलब बच्चों कि स्टाफ जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जैसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आगे ले जा सके। यानी कि स्टाफ को पता हो कि वट सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑन अस, राइट। बच्चों मैंने आपको स्टेक होल्डर्स के बारे में बताया था, यहाँ मैंने स्टेक होल्डर्स की स्लाइड्स भी डाल दी है, आप इसको लिख लेना, स्पेशली मेंशन करना। व्हाट इज स्टेक होल्डर मैंने आपको बताया था। स्टेक होल्डर मीन्स द टर्म स्टेक होल्डर्स इंक्लूड्स ऑल दोज पर्सन्स हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। स्टेक होल्डर्स में वो सभी के सभी पर्सन आते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में तो डायरेक्टली इंटरेस्टेड है या इनडायरेक्टली। इट इंक्लूड्स कस्टमर्स, पब्लिक, गवर्नमेंट, लैंडर्स, इन्वेस्टर्स एटसेट्रा, राइट। तो ये स्टेक होल्डर भी बच्चों यहाँ से क्लैरिफाई हो गया। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल बच्चों थोड़ा तो बच्चों हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था। इट ऑल्सो इंक्लूड दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑप्टिमली स्टाफ्ड, अंडर स्टाफिंग एंड ओवर स्टाफिंग में डिस्टर्ब द इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी। इट मीन्स बच्चों की जो स्टाफ जो है हमारा उतना ही होना चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट है। भाई अगर 4 पर्सनस की नीड है, आपने 6 या 7 रखे हुए हैं, आपको याद होगा हमने प्रोडक्शन किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था, एक पढ़ा था ना। उसमें क्या होता है बच्चों, जितने स्टाफ की ज़रूरत है अगर उससे ज़्यादा रखोगे तो जो आपकी जो आउटपुट है क्या वो उस हिसाब से आएगी जिस हिसाब से आप चाहते हो, नहीं। तो यही है बच्चों। अच्छा, मैनेजिंग पीपल हैज़ 2 डायमेंशन। अब बच्चों इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल, डील विद इंडिविजुअल, भाई किसी पर्टिकुलर पर्सन से बच्चों किस तरह से डील किया जा रहा है, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब डीलिंग विद द टीम। कुछ मेंबर्स की ग्रुप है, जैसे एक टीम है, उसमें कुछ मेंबर्स ऐसे 15, 20, 25, 50 मेंबर्स का एक ग्रुप है। अब उस ग्रुप से किस तरह से डील किया जाता है, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल, डील विद एन इंडिविजुअल मीन डीलिंग विद अ पर्टिकुलर पर्सन, और मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स डीलिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। नाउ नेक्स्ट मल्टी डायमेंशन इज मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशन। हमने 3 डायमेंशंस की बात की थी। थर्ड डायमेंशन इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन को बच्चों आप ऐसे समझो कि काफ़ी सारी कंपनीज होती है, जैसे कि मान लो आप कोई मोबाइल फ़ोन लेते हो, सैमसंग का लेते हो या आईफोन लेते हो, कुछ भी लेते हो, आपने देखा होगा इनके कस्टमर सर्विस सेंटर होते हैं, कस्टमर केयर सर्विस सेंटर होते हैं। और वो सर्विस सेंटर जो होते हैं बच्चों वही मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होता है। अगर वो सर्विस सेंटर ना हो तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज़ हैं वो अपनी जो इफेक्टिवनेस है उसको डाउन करती हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब जो उनकी मैनेजमेंट क्वालिटी है वो डाउन होती है। भाई मैंने आपसे फ़ोन लिया, ऐसे नहीं हो सकता कि मैंने आपसे फ़ोन लिया और उसके बाद आप अगर मेरे फ़ोन में कोई भी फॉल्ट आता है तो आप कहते हो भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आप बाकी लोगों को क्या कहोगे कि भाई आप इस कंपनी का फ़ोन कर दो। आप यही कहोगे ना भाई इस कंपनी का फ़ोन मत लेना, क्योंकि फ़ोन बेचने के बाद ये किसी को नहीं पूछते हैं।
तो जो आपका मेन टास्क है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। मीन्स आफ्टर दैट, आफ्टर सेलिंग योर प्रोडक्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों 1 मिनट कॉल्स पड़े आ रहे हैं, पहले तो अपने मैं फ़ोन को स्विच ऑफ करता हूँ, नहीं तो फिर आपको भी बार बार डिस्ट्रैक्शन रहेगा। नाउ तो मैनेजमेंट ऑपरेशन मीन्स इट इज़ इंटरलिंक्ड विद बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जो बच्चों मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों से इंटरलिंक है। दिस हैज सम बेसिक प्रोडक्ट एंड सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्विस। फॉर एग्जाम्पल द मेन एक्टिविटी ऑफ बैंक इज टू प्रोवाइड लोन एंड टू टेक डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ऑब्वियसली बच्चों बैंक की मेन एक्टिविटी तो यही है कि लोगों का पैसा डिपॉजिट करना और लोगों को लोन प्रोवाइड करना, राइट। बट दे आर प्रोवाइडिंग अदर एक्टिविटीज़। लेकिन इसके अलावा बैंक ऑनलाइन बैंकिंग, जिसको आप नेट बैंकिंग भी कहते हो, ATM सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और नो कॉस्ट, जिसके लिए वो कोई कॉस्ट भी नहीं लेते हैं, इसके लिए वो कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं। तो इसको कहा जाता है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, राइट। तो फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल टास्क क्या था बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कौन सा काम किस वक्त पर करना है। सेकंड था बच्चों मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मीन्स कौन सा काम कौन करेगा। एंड थर्ड टास्क इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज़ इंटरलिंक विद मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। फिर जो आपका मेन ऑपरेशन है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी होती है फॉर देयर सेटिस्फैक्शन, राइट, एंड एट नो कॉस्ट। तो नेक्स्ट आता है बच्चों मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस को बच्चों आप ऐसे समझो, भाई हमने ये 5 फंक्शंस पढ़े थे बच्चों, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में आके क्यों वो कंटिन्यूस होता है मैं आपको वो बताता हूँ। कंट्रोलिंग का मतलब बच्चों हमने क्या पढ़ा था, कंट्रोलिंग मीन्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद टारगेट, राइट, यही हमने पढ़ा गया था। जब बच्चों हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें कुछ मिस्टेक्स का पता लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, तो जो हम एक्चुअल टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं वो अचीव हम नहीं कर पाएंगे अगर हम उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं करते हैं। नाउ टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक अगेन वी नीड प्लानिंग। टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक अगेन वी नीड प्लानिंग। तो आप देख सकते हो बच्चों, अगेन प्लानिंग देन ऑर्गेनाइजिंग, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है बच्चों जो चलता रहता है। तो आइए बच्चों स्टडी करते हैं। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस एक्टिविटीज बट सेपरेट फंक्शंस, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट स्टार्ट्स विद ऑर्गेनाइजेशन एंड एंड विद ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट बच्चों ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होती है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही क्या होता है, इसका एंड होता है, राइट। और नेक्स्ट आता है बच्चों मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। चलिए पहले मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। डायनामिक फंक्शन का मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी बिजनेस जो है आप स्टैटिक मैनर पर रन नहीं कर सकते हो। वी कैन नॉट रन और ग्रो एनी बिजनेस इन अ स्टैटिक मैनर। अगर बिजनेस में बिजनेस जो चेंजेस की डिमांड हो रही है उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो देर इज़ नो वे दैट बिजनेस विल ग्रो, तो वो बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकता। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस जो स्टैटिक मैनर पे नहीं चल सकता। ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लो, से 10 years बिफोर थिंकिंग अबाउट ऑनलाइन टीचिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर मैं आज से 10 साल पहले की बात करूँ, उस टाइम पे ये सोचा जाता कि भाई इंडिया में कोई ऑनलाइन टीचिंग भी इस तरह से हो सकती है। परफेक्ट एग्जांपल है कि जो मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस टाइम पे बच्चों ये सोचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पर आज देखो आप ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है, बिकॉज दिस इज़ द डिमांड ऑफ अ टाइम। अब मैं अपने प्रोफेशन में बात करूँ कि आज की जो डिमांड है वो ऑनलाइन टीचिंग की है। अगर मैं ऑनलाइन टीचिंग को नहीं एक्सेप्ट करूँगा और स्टैटिक मैनर पे रहूँगा, नहीं जी मैं तो जैसे ही पढ़ाता था वैसे ही पढ़ाऊँगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, तो आई वॉन्ट बी एबल टू ग्रो, मैं अपने बिजनेस में अपने प्रोफेशन में ग्रोथ नहीं ले पाऊँगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने प्रोफेशन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने बिजनेस में जो आपकी मैनेजमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, डायनेमिक होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, डायनेमिक होनी चाहिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बच्चों कि पेटीएम का कंसेप्ट, अगर आप बड़ा नहीं, अगर आप आज से 5 साल पहले भी बच्चों अगर आप सोचो तो पेटीएम का कंसेप्ट था ही नहीं। और आज के टाइम में देखो एक छोटा सब्जी वाला, एक छोटा से छोटा दुकानदार भी है, वो भी एक पेटीएम रख के बैठा हुआ है। आप किसी भी शॉप में जाते हो,
क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी होती है, आप ऑनलाइन अपने कार्ड से एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी है, क्रेडिट कार्ड से आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। अगर वो डेबिट कार्ड है, जो कार्ड मशीन्स होती हैं या पेटीएम वगैरह, कोई भी शॉपकीपर, इफ़ एनी शॉपकीपर इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी वो अपनी जो मार्केट प्रेजेंस है बच्चों, उसको क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। वो अपनी मार्केट प्रेजेंस को क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ बच्चों आपको डायनेमिक फंक्शन का, मैकडी। इनिशियली जब इंडिया में बच्चों मैकडी आया था तो ये नॉन वेजिटेबल्स बर्गर्स वगैरह इसी पर इनका फोकस था, और देन दे रियलाइज़ कि अगर इंडिया में हमें ग्रोथ लेनी है, प्रोग्रेस करना है, तो हमें वेजिटेबल और स्पाइसी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को हमारी जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेबल और स्पाइसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करती है। और उसके बाद देख लो मैकडी को आज सारे जानते हैं। तो यही होता है बच्चों डायनामिक नेचर की, जैसा जैसा इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज होना पड़ता है। तो आइए स्टडी करते हैं। इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैनेजमेंट शुड मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। स्टैटिक एंड रिजिड बिजनेस पॉलिसीज नो लॉन्गर एंश्योर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ एनी बिजनेस। स्टैटिक का मतलब आप बिल्कुल ही कहोगे, जिद पकड़ के बैठ रहे हो कि नहीं मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, योर बिजनेस विल नॉट बी प्रॉस्पर। इन ऑर्डर टू एंश्योर द रेगुलर ग्रोथ, मैनेजर शुड मेक सम चेंजेस इन पॉलिसीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। फॉर इंस्टेंस मैंने आपको कहा था बच्चों जो भी एग्जांपल्स होंगे करंट जो आजकल के डेज के एग्जांपल्स हैं वो ही दूंगा, पुराने एग्जांपल्स कोई भी नहीं होंगे, आपको दिए जाएंगे जिससे कि आपके लिए समझना ईजी हो। आज की जनरेशन जिन चीज़ों को देख रही है वही एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर इंस्टेंस पेटीएम इज मेकिंग द वेंचर्स विद ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स सच एज schools, universities and other companies and professionals to provide single platform for all payment solution। भाई सभी लोगों को देखा, आपने देखा होगा आजकल हर किसी के फ़ोन में एक पेटीएम होता है, पेटीएम ऐप होती है। कोई फी जैसे अब मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट्स आती है तो नेट बैंकिंग के थ्रू आती है, फ़ोन पे से आ रही है, पेटीएम से आ रही है। अनदर एग्जाम्पल इज KFC विच हैज़ लॉन्च द वेजिटेरियन मेन्यू टू इंक्रीज द मार्केट साइज इन इंडिया। KFC का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, इनिशियली बिल्कुल ही नॉन वेजिटेरियन ही होता था, फिर उन्होंने अपने मेन्यू को बच्चों इंक्रीज़ किया, उसमें वेज बर्गर्स वगैरह को उन्होंने इंक्लूड किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका मार्केट साइज अब इंडिया में क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो दिस इज़ व्हाट डायनामिक फंक्शन मीन। डायनामिक का मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंजेस को अडॉप्ट करना, राइट। सो बच्चों ये आपके 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट थे। इसके बाद मैं आपको मैंने आपको कहा था कि जैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा अब आपको करना क्या है बच्चों, ये सारे के सारे जो अपने हैंड रिटन नोट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखने हैं। जैसे कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, तो क्या होता है यहाँ से अपने पॉइंट्स को नोटिफाई करना है कि इन ऑर्डर टू सर्वाइव मैनेजमेंट शुड में कोई भी यहाँ से 2 पॉइंट अगर आप लिखना चाहो तो एग्जाम्पल भी साथ में आपको, जैसे आप KFC का एग्जाम्पल लिख सकते हो, इस तरह से आपने पर आप मेक श्योर दैट यू मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स। उसके बाद बच्चों जो मैंने आपको कहा था कंप्लीट रिवीजन टूर, वो कुछ इस तरह से होगा आपको, जैसे कि जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको इस तरह की कंप्लीट रिवीजन टूर मैं प्रोवाइड करूँगा। इस रिवीजन टूर में बच्चों एक चैप्टर का जैसे होता है ना कि दूध में से क्रीम को छांटना, ये आप उस तरह से देखो कि मेन पॉइंट्स होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपने आज स्टडी किया, अगर मैं उसको लेके बात करता हूँ कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अनदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। प्रोसेस क्या होता है, अब प्रोसेस के लिए हमने जो इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा था वो नहीं पढ़ना है हमें। मेन पॉइंट प्रोसेस का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि प्रोसेस रेफर्स टू प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज विच द मैनेजमेंट परफॉर्म द गेटिंग थिंग्स डन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी, इट मीन्स डूइंग द राइट टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, दैट इज। तो बिल्कुल ही जो एग्जैक्ट पॉइंट है कि एक्चुअली ये चैप्टर, अभी तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, चैप्टर को समझा रहा हूँ। वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, तो एक्चुअली पेपर के लिए आपको क्या स्टडी करना है, दैट इज दिस रिविजन टूर। फिर मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में कितने बड़े बड़े पॉइंट्स बताए हैं बच्चों, आप यहाँ देखो। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बेसिक रीजंस ऑफ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है, बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस प्लस शुड बी क्लियरली एंड सिंपली स्टेटेड। जो इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं उनका इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, भाई इंडिविजुअल्स जो अलग पर्पज से बच्चों ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, लेकिन एट लास्ट वो काम किसके लिए करते हैं, सारे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए। तो इंडिविजुअल्स ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट नीड्स बट वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, इसमें क्या स्टडी किया था बच्चों, कैन नॉट बी टच और सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी ऑब्जर्व्ड। हमने उस प्राइवेट ऑफिस में जाके पूरा ऑब्जर्व किया था उसकी प्रेजेंस को,
कि मैनेजमेंट यहाँ की बहुत अच्छी है। इफ़ द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एज पर टारगेट्स, कि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं ये मैनेजमेंट उस टास्क को कंप्लीट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। यहाँ की मैनेजमेंट अपने कस्टमर को और स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। परवेसिव में क्या पढ़ा था, अप्लाइड इन ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कंटिन्यूस एक्टिविटी, मैंने आपको अभी बताया था कि सभी फंक्शंस है वो रिपीटेडली कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, डायनामिक मैंने आपको क्या बताया बच्चों, इन ऑर्डर टू एंश्योर द रेगुलर ग्रोथ मैनेजर शुड मेक सम चेंजेस इन पॉलिसीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन, इसमें बच्चों 3 डायमेंशन मैंने क्लैरिफाई किया था, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और थर्ड क्या था बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो ये बच्चों अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, यही सारी चीज़ें आप वंस द चैप्टर कंप्लीटेड आपको इस तरह का एक कंप्लीट रिवीजन टूर दिया जाएगा और एक असाइनमेंट दी जाएगी आपको केस स्टडीज़ की जो पूरे चैप्टर से रिलेटेड है। इसके अलावा जो आपके जो टॉपिक्स है चैप्टर के बीच में मैं आपको केस स्टडी साथ साथ में भी करवाऊंगा, लेकिन वो केस स्टडीज़ लाइक एन असाइनमेंट, ताकि हर चैप्टर की केस स्टडीज़ आप साथ साथ में प्रिपेयर करते जाओ। बस बच्चों जो मैं कह रहा हूँ वैसा आप करो, स्कोर आपका कहीं नहीं जाता, दैट्स माई गारंटी। बहुत अच्छे से परफेक्टली एग्जाम्पल से सारी चीज़ें आपको करवाऊंगा, बस यू नीड टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, दैट इज़ द ओनली थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू। आज मैं एक्सटेंडेड लेक्चर इसीलिए आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। जो भी इसकी टाइमिंग्स होगी, डे स्केड्यूल होगा, वो आपके फ़ोन पर अपडेट हो जाएगा, जैसे आज अपडेट हो गया था। आज से आपका जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस अब आपकी रेगुलर बेसिस में अपडेट होती रहेंगी। सिलेबस विद इन टाइम कंप्लीट होगा, दैट्स माई गारंटी। लेकिन जो जो साथ में चीज़ें हो रही है आपको साथ साथ में लेके चलना है। टेस्ट भी रेगुलर बेसिस में वो सारे शुरू हो ही चुके हैं आपके। सो आफ्टर अटेंडिंग दिस lecture, do share your feedback to me, right? So this is for today's class. Thank you.